गुड इवनिंग एवरीवन। लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट राइट। क्यों इसे सबसे इम्पॉर्टेंट राइट कह रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत सुंदर गार्डन है, एक बहुत ही अच्छा बाग है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं फलों के पेड़ लगे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है जिससे आप उस बाग की बाउंड्री कर सकें या लोगों को मना कर सकें कि मेरे फूल और मेरे फल मत तोड़ो। तो उस सिचुएशन में क्या कोई भी फ़ायदा है कि आपके पास इतना सुंदर गार्डन या बाग है? ज़ाहिर तौर पे नहीं। रीज़न क्या है कि जिस राइट को आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, उस राइट के होने या ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके बाग के फल आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसे दूसरे तोड़ के ले जाएंगे और आप उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर बाग होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? उसको प्रोटेक्ट करने का राइट। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर हमने पढ़ा राइट टू रिलीजन, फिर हमने लास्ट में पढ़ा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। इतने राइट्स हमने पढ़ लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट राइट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्योंकि हमने अब तक जो भी राइट्स पढ़े थे, अगर उनको कोई उल्लंघन करेगा, अगर उन राइट्स को आपसे कोई छीनेगा, तो आपके पास जो राइट काम करता है वो कौन सा राइट है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि यही वो राइट है जो आपके बाकी के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट में जितने भी राइट्स बताए गए हैं, इस भाग में जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन सारे अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार है ये। क्योंकि अगर उनका कोई उल्लंघन होगा तो आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 के अंदर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जा करके अपने राइट की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। B.R. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये राइट इस लेवल की इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए बात करते हैं कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि अगर पार्ट 3 के अंदर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो वो क्या कर सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सब उस सिचुएशन में जब कोई पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में अपने किसी अधिकार के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंदर 3 काम कर सकता है: निर्देश देना, डायरेक्शंस, या ऑर्डर पास करना, आदेश, या फिर रिट जारी करना। तो ये 3 पावर है जो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है किसी सिटीजन या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि निर्देश या डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, डायरेक्शन का मतलब है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट देश की, जो भारत की पूरा राज्य क्षेत्र है, उसके अंदर किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कहीं भी अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या जुडिशियल अथॉरिटी है, वहाँ पर अगर कभी कोई नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वॉल्यूशन कर रहा है, या फिर कोई अपनी शक्ति से आगे जा करके यानी अल्ट्रा वायरस अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, यानी किसी को पावर थी 5 साल की सज़ा देने का, सज़ा दे दिया 20 साल की, या फिर कोई अपनी पावर को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है। पता चला कोर्ट का काम था कि इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट ने कोर्ट का काम था इंक्वायरी करे, कोर्ट ने इंक्वायरी की ही नहीं, कहा ठीक है चार्जशीट लाओ हम साइन करते हैं, तो क्या हो गया? अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं की। तो 3 ग्राउंड जब होते हैं तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए उस कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपना डिसीजन सही तरीके से लीजिए। ठीक है, यानी आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए। अब क्या है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल, ये पूरा तो एक्सप्लेन करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको 1-2 प्रिंसिपल याद दिला दूँ, जैसे कि ऑर्डरी ऑटम पार्डन, यानी दोनों पक्षों को सुनो। कोई भी जजमेंट बिना दोनों पक्षों को सुने हुए पास नहीं किया जा सकता। आपके पास भी, आप अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं, मम्मी के पास शिकायत जाती है, तो मम्मी पूछती है ना आपसे या आपके भाई से भी कि आखिर हुआ क्या था,
सिंपल सी बात है, कोई भी डिसीजन बिना दोनों पक्षों को सुने नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहीं कोई कोर्ट ऐसा कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उन्हें बता सकती है कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप इस तरीके से काम कीजिए। दूसरी चीज़, जज कभी बायस नहीं हो सकता। किसी के फूफा जी अगर उसके मामले का जजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोर्ट कह सकती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मैंने दोनों की बात की। तो ये क्या है, नेचुरल जस्टिस के 2 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। आगे बात करें अगर हम ऑर्डर की, तो ऑर्डर किसी भी केस में दिया हुआ जजमेंट है जहाँ पे कोर्ट को लगता है देखने के बाद फैक्ट कि हाँ ये जजमेंट होना चाहिए, तो ऑर्डर है। तो किसी मामले में कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अलग सा कॉन्सेप्ट, रिट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पे रिट जारी करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि रिट्स क्या होती हैं। रिट्स 5 तरीके की होती हैं। ये 5 रिट क्या काम कर रही हैं, किसी के फंडामेंटल राइट को वॉल्यूशन होने पे उसको बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं या फिर कंपनसेट कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली रिट है हार्बस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि नाम से क्लियर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो व्यक्ति बंद है उसे सामने लाओ, बंद व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाओ, प्रत्यक्ष करो। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि जो भी व्यक्ति बंद है उसे सामने। देखिए, अब मेन बात ये है कि प्रोड्यूस द बॉडी तो हमने क्या दिया, लेकिन हम पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट भी तो है। फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो किसी को बंद करके तो रख नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर किसी को बंद किया है तो वहाँ पर वो 21 का एक्सेप्शन है और उस सिचुएशन में किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेम एक्सेप्शन काम करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तब काम करेगी जब किसी व्यक्ति को गैर विधिक तरीके से कहीं बंद करके रखा गया है। तो कोर्ट वहाँ पर सबसे पहले इस रिट के आने पर ये चेक करता है कि जिस पर्सन को बंद करके रखा है क्या उसे गैर कानूनी रूप में बंद करके रखा गया है। अगर ये पाया जाता है कि हाँ उसे गैर कानूनी रूप से बंद करके रखा है तो इसका जैसा नाम है कि व्यक्ति को सामने लाओ, कोर्ट क्या करेगी, उससे कहेगी कि इनको सामने लाइए और उनको देखेगी कि वो स्वस्थ है, ठीक ठाक है कि नहीं है, और जो सही उसके लिए अथॉरिटी होगी उसको दे देगी। देखिए, मैं रिट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें एक एक रिट जो है आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दूंगी। फिलहाल के लिए हम रिट्स का एक इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में बस। दूसरी रिट है परमादेश या मैंडेमस। देखिए, मैंडेमस वो इकलौती रिट है जो कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों अथॉरिटीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है। यहाँ पर जो नॉन जुडिशियल है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑफिसर है उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। मैंडेमस या परमादेश का मतलब होता है कि अपनी ड्यूटी को आप प्रॉपर तरह से परफॉर्म करें। परम आदेश, ऊपर से आदेश आ रहा है किस बात का, अपना काम करो ठीक से। किस पे कब होता है ये जारी, तो जब कभी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को, जिसे करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, उस सिचुएशन में जब किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो फिर क्या होगा, उसे मैंडेमस की रिट जारी करके इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी को, अपनी पब्लिक ड्यूटी को प्रॉपर परफॉर्म करें और आप जो है अपना काम पूरा करें, और जिसका जो भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है उससे क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो दूसरी रिट है वो है मैंडेमस, जो कि सुप्रीम कोर्ट किसी जुडिशियल या नॉन जुडिशियल ऑफिसर के लिए जारी करती है कि आप जो है अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करने से किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तीसरी रिट है प्रतिषेध या प्रोबिशन। प्रोबिशन और सर्शरारी को हम साथ में डिस्कस करते हैं, प्रतिषेध और ब्रेड को। इसके लिए एक सिंपल सी बात जो है आपने पहले भी सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बेहतर होता है। देखिए, जब कोरोना आया तो क्या हुआ, हर किसी को बोला गया मास्क लगा के रखो, हाथों को सैनिटाइज करो और एक प्रॉपर दूरी बना के रखो। ठीक है, क्यों कहा ऐसा, जिसने जिसने इन चीज़ों को फॉलो किया उसे कोरोना नहीं हुआ। अगर कोरोना हो गया यानी कि मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइज नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, पब्लिक डिस्टेंस नहीं किया, तो अब क्या हो जाएगा, कोरोना हुआ। कोरोना होने के बाद क्या है, ट्रीटमेंट होगा, जो है उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, क्वारंटाइन रखेंगे, ट्रीटमेंट चलेगा, फिर बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। तो अब क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। लेकिन अगर पहले ही बचाव कर लिया यानी कि मास्क लगाया, सैनिटाइज किया, तो क्या हो गया, बेहतर हो गया। इतना करने से हो सकता है कोरोना हो ही ना, तो हमेशा हम क्या कहते हैं
कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल यही बात करते हैं यहाँ पर भी प्रोहिबिशन और सर्चारी में। प्रोहिबिशन की रिट तब जारी की जाती है जब कोई ऑर्डर, कोई कोर्ट पास करने वाली होती है। अभी तक वो ऑर्डर पास हुआ नहीं है, वो ऑर्डर कोर्ट पास करने वाली है, इस बात का पता चला पार्टी को कि ये ऑर्डर पास हो जाएगा और इस ऑर्डर के पास होने से मेरा फंडामेंटल राइट या एक ह्यूज पब्लिक का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाएगा। कोर्ट ने के ऑर्डर का उनको यह अंदाजा हुआ किस तरह का ऑर्डर आने वाला है। उस पर्सन ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील करी, फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में 32 में गया और बताया कि अगर ये ऑर्डर आ गया तो मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा। ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय उस ऑर्डर पे रोक लगा दी, उसी समय उस पर रोक लगा दी कि नहीं, ये ऑर्डर पास नहीं करना। अगर ऐसा ऑर्डर पास करेंगे तो क्या होगा, किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा। दूसरी सिचुएशन, एक स्टेप आगे, जब वो ऑर्डर पास हो गया, अब वो ऑर्डर पास हो गया, पता चल गया कि इस ऑर्डर से फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, लेकिन अगर वो ऑर्डर लागू किया गया, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं किसी एरिया में कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, ठीक है, कोर्ट ने उसे खाली कराने का ऑर्डर दे दिया। मैं नहीं बता रही हूँ कि उनकी लीगल प्रॉपर्टी थी क्या नहीं, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने उस चीज़ का ऑर्डर पास कर दिया, उस सिचुएशन में वहाँ रहने वाले तमाम लोगों के जो फंडामेंटल राइट है अगर वो वॉयलेट हो रहे हैं तो जजमेंट तो आ गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुई, पुलिस पहुंची नहीं थी खाली कराने के लिए। अगर उसको खाली कराने के लिए पुलिस पहुंच जाती, उस ऑर्डर को अगर अप्लाई कर देते, इम्प्लीमेंट करते, तो क्या होता, ह्यूज पब्लिक के फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते। लेकिन वहाँ पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है 32 में और उत्पीड़न की रिट यानी कि सर्वसुरारी की रिट ले आता है, तो सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्डर पास होने के बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब कभी कोई जुडिशियल अथॉरिटी ऑर्डर पास करने वाली है, अभी पास नहीं किया है, उस समय के लिए हमारे पास कौन सी रिट है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध की रिट। जब किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है और फंडामेंटल राइट उससे वॉयलेट हो रहा है या हो सकता है, उस सिचुएशन में उत्प्रेरण या सर्वसुरारी की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो बहुत बेहतर है कि आप ऑर्डर पास होने से पहले ही कोर्ट पहुंच जाएं और सिचुएशन में प्रोहिबिशन की रिट ले लें। ठीक है, लास्ट बट फिफ्थ रिट है आपकी क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब क्या है, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, जैसा कि नाम से जाहिर है, क्यों वारंटो, किस अधिकार से आपने इस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है। देखिए, आप जो भी कुछ हैं, आप मान लीजिए अभी फॉर्म भरेंगे जुडिशरी का, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जुडिशरी का फॉर्म भरेंगे तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप LLB पास है। अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देकर जज बन रहे हैं तो हम ये बात मान के चल सकते हैं कि आपने LLB पास किया होगा, या अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने नेट या PhD कुछ किया होगा। ये क्या है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो अगर कोई पर्सन किसी पोस्ट को, किसी पोजीशन को होल्ड करता है तो उसके लिए उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्यों वारंटों में हमें क्वेश्चन करते हैं कि आप किस हैसियत से इस पोस्ट को धारण करते हैं, इस पद को धारण करते हैं। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर ये डाउट है कि वो एलिजिबल पर्सन नहीं है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्यों वारंटो की रिट जारी करके उसे पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से इस पोजीशन को जो है होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पांचों रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन होने पर जब आर्टिकल 32 के अंदर मामला पहुंचता है तो जारी करता है और फंडामेंटल राइट का को रक्षा करने की कोशिश करता है। देखिए, यहाँ पर जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी जुरिडिक्शन में आती है। सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी जुरिडिक्शन दो हैं, एक तो आपकी 32 में रिट और दूसरे नंबर पे आपका 131, जो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, में ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिसमें स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस यूनियन या फिर यूनियन एंड 1-2 स्टेट करके जो भी जो है केसेस होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, तो वो प्राइमरी जुरिडिक्शन है। या तो वहाँ पर कोर्ट जो है फैक्ट देखेगी और जो है उसे वहाँ फैक्ट के बेस पे मामले को सुनेगी, या तो फिर यहाँ, क्योंकि ये भी प्राइमरी जुरिडिक्शन है। और रिट जो 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके की जो है फैक्ट पे बात करती है। ठीक है, इन दो सिचुएशन पे। बाकी के सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले जाते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे जाते हैं, फैक्ट के बेसिस पे नहीं जाते। तो देखिए, हमने पांचों रिट डिस्कस कर ली।
हमने ये भी बात कर ली। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है। फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के लिए रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट का भी है, आर्टिकल 226 में। जो जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग इसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 226 में। वहाँ पर जो रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट का, वो केवल फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बल्कि किसी भी मामले में हाई कोर्ट को राइट है कि वो रिट जारी कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पर ही रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हाई कोर्ट की जुडिक्शन कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा। आइए अब हम लोग कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला केस जो आपके लिए है स्क्रीन पे, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में बात कही गई थी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, कभी मना नहीं कर सकती। देखिए, एक बात मैं और बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंदर मामला ज़रूर डायरेक्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन करती है कि आप 226 में अपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए थे। तो यहाँ पर ये बात है, हालांकि बेशक 32 में सीधे जाने का अधिकार है, लेकिन एक रीज़न मांगा जा सकता है कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं आपने अप्रोच किया। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो जाहिर तौर पे आपका फंडामेंटल राइट कोई पर्सन तो वॉलेट कर नहीं सकता, स्टेट ही करता है। तो अगर स्टेट फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है तो कई बार आपको हाई कोर्ट से हेल्प नहीं मिल पाती है। तो ये एक अच्छा ग्राउंड होता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील जो है 32 के अंदर अप्रोच करने का। दूसरा केस देखते हैं, प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमीशन। इस केस में भी यही बात कही गई थी कि जो भी कोर्ट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर फंडामेंटल राइट को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कुछ ग्राउंड डाले जा सकते हैं, लेकिन फाइनली कोर्ट को इसे इसे इंटरटेन करना ही चाहिए अगर कोई उसके पास फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन का मैटर लेके पहुँचता है। फिर बात करते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कही गई थी एसपी गुप्ता कि अगर कोई जो है किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, अगर किसी बड़े वर्ग का वॉलेट हो रहा है, तो यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ये चीज़ की जा सकती है कि अगर सोशल ग्रुप है कोई जिसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, या फिर PIL का कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं से निकलता है, तो यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उन लोगों की हेल्प करें जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपना मामला लेकर के कोर्ट में आ पाए। यानी कि जो सोशल लेवल पे किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है और किसी ने एक पर्सन ने उसके लिए अपील करी है, तो वहाँ उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चाहिए कि वो उस बात को कंसीडर करे और वो जो है उस पर अपना डिसीजन दे। इसके बाद आपका लास्ट केस एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बात कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का 32 के अंदर और हाई कोर्ट का 226 के अंदर रिट जारी करने का अधिकार है या फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ब्रीफली मैं आपको फिर से बोलूँ तो जो है एक केस था आपका केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में बात कहा गया, उस केस में बेसिकली बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना किया जा सकता है। तो वहाँ पे कहा संशोधन की परिभाषा दी गई और बताया गया कि संशोधन का मतलब है कि आप सिर्फ चेंजेस करें, आप मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ से ही मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल निकलता है कि पार्लियामेंट चेंजेस कर सकती है, लेकिन सिर्फ उतना जितना में जो विद्वान संविधान निर्माताओं की सोच थी, जो उनकी मंशा थी कि हमारा संविधान कैसा हो, वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 32 और 226 दोनों क्या है, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी संविधान जो पार्लियामेंट है वो संविधान में संशोधन करके इन आर्टिकल्स को बदल नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो 32 में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट से अलावा अन्य बातों पे भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 32 जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, अपनी बुक से भी आप इसको थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा। अगर आपको कोई बात समझने में दिक्कत आई है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कुछ भी करिए, कैसे भी, लेकिन पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।